हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं डेप्थ में, तो हम देखते हैं एनीमिया क्या है। एनीमिया बेसिकली क्या है जी, डेफिशिएंसी ऑफ एचबी है। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ एचबी डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट काजेस की वजह से हो सकती है। उसमें से जो बेसिक हम टाइम टू टाइम हमने रीड आउट किए हैं, लास्ट फ्यू वीक से हम रीड आउट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड का चैप्टर एक हैवी चैप्टर है। उसके बाद हम फाइनली एक और टाइप के ऊपर पहुंचे हैं, जिसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। बेसिकली ये क्या है जी, दिस इज अ टाइप ऑफ एनीमिया इट अकर व्हेन देयर इज एन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन इज प्रेजेंट फॉर द एचबी सिंथेसिस। क्या है जी, इन शॉर्ट ये इनएडिक्वेट का मतलब होता है गैर मुनासिब, कि ऐसी अमाउंट डेफिशिएंसी कह लें आप उसको, आयरन की हो, तो उसको हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अच्छा जी, इसकी काजेज जो सी हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, तो पहला जो बेसिक काज है, अभी मैं एक चीज़ जो सा है वो आपसे थोड़ा मैं आपको बता दूं, यू विल सी कि जी ये वन टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये थर्ड टाइप है। इन जस्ट टाइप्स के नेम याद रखने, अगर ये इन डेप्थ में जाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, ना तो कभी एग्जामिनर ने आपसे ये पूछे हैं, ना इसकी ज़रूरत है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसका जो बेसिक थीम है कि कौन कौन से काजेज है जी, इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंट न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप प्रॉपर गज़ा नहीं ले रहे हैं, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, जो कुछ भी है वट्स एवर, अगर उनमें डेफिशिएंसी वगैरह या प्रॉब्लम है, तो वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेल अब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि जी प्रॉपर आपका जो गैस्ट्रिक है या मेल अब्जॉर्प्शन मतलब प्रॉपर आपकी जो डाइट है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है, कि आपका स्टमक प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अक्यूट एंड क्रोनिक ब्लड लॉस की अगर हम बात करते हैं, तो ये हम पहले भी रीड आउट कर चुके हैं। अगर मैं आपको याद होगा कि हमने क्रोनिक और एनीमिया की टाइप पढ़ी थी, जिसमें एक्यूट और क्रोनिक दोनों शामिल थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी जितनी भी एक्यूट और क्रोनिक, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा जी, क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं, तो इसमें दो तीन चीज़ें आपसे मैंने शेयर करनी है। ये देखिएगा, जो मैं चीज़ अंडरलाइन कर रहा हूँ, फाइनली ये भी बुक के अंदर अपने पास अंडरलाइन कर रहे हैं। इसके अंदर सिम्टम्स कौन से हैं जी, एक तो फटीग होती है, वीकनेस होती है, पोलर कम्प्लेक्शन। ये क्या है बेसिकली पोलर कम्प्लेक्शन? पोलर कम्प्लेक्शन बेसिकली कहते हैं कि अगर स्किन है उसका कलर लाइट हो जाए, स्किन की डिजीज बेसिकली कहलाती है। अगर उस स्किन का कलर यूजुअल से अनयूजुअल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ये पोलर कम्प्लेक्शन, उसमें पेल है। ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरे कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें एपिथेलाइट चेंजेस आ सकती हैं, ब्रिटल नेल्स आ सकते हैं। ब्रिटल नेल्स हम बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो कहते हैं इसके, ये जो आपके नेल्स हैं ये भुरना शुरू हो जाते हैं, वो मतलब वो ब्रिटल हो जाते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर क्रैकिंग आना शुरू हो जाती है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ये बेसिकली ब्रिटल नेल्स हैं। उसके बाद सेम लाइक हेयर्स हैं। उसके बाद स्पून शेप नेल्स की शेप जो सी है वो ख़राब हो जाती है। एट्रोफी ऑफ टंग, एट्रोफी ऑफ टंग का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन कोई आ जाती है समटाइम टंग के अंदर, गोलाइटिस हो जाता है कि प्रॉपर आपकी टंग प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, या आपको स्वेलो करते हुए कोई मसला आ रहा है, कोई लुकमा खाने में प्रॉब्लम आ रही है। डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया भी एक स्किन की ही फर्दर एक टाइप है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पेशेंट को स्वेलो करने में उसकी जो स्वेलो करने में उसे प्रॉब्लम आ रही होती है, जो टंग है उसके अंदर रेडनेस आ रही होती है। तो ये सारे सिम्टम जो से हैं ये आयरन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो जिस ड्रग की काज होती है उसका ट्रीटमेंट भी उसी के अंदर अवेलेबल होता है। सो विद दिस मैं एक और चीज़ यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आप काइंडली अंडरलाइन कर लें अपने बुक के अंदर, ताकि आपको चीज़ों को याद करने में आसानी हो। इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन में जस्ट ये लिखना है आपने कि फेरस सल्फेट इन द डोज ऑफ 600 मिलीग्राम डेली आपने पेशेंट को रिकमेंड करनी है। सेकंड, आप इसको अंडरलाइन कर लें कि डेक्स्ट्रॉन जो इंजेक्शन है आईएम दिया जाता है, वो 50 टू 25 मिलीग्राम आपने डेली रिकमेंड करते हैं पेशेंट को।
सेकंड ये है कि ऐसे पेशेंट जिनकी एचबी का लेवल 5 mg से कम हो तो वहाँ पे हम ब्लड इन्फ्यूजन भी पेशेंट को देते हैं। मेरी सेकंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट बात वो बता दूं कि मेरी मीटिंग का टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया है। अगर डिस्कनेक्ट आप लोग हो जो तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, तो आप उसको दोबारा ज्वाइन करना है आप, राइट। तो ये बेसिकली 2 से 3 ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं जिसको आपने देखना है। एक एमसीक्यूज आ जाता है समटाइम कि अगर ब्लड की अगर एचबी का लेवल 5 mg से कम है तो वहाँ पे हम क्या रिकमेंड करेंगे, जस्ट लाइक ऐसे ये। तो वहाँ पे हम कोई मेडिकेशन नहीं देंगे, कोई इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे उसके लिए। तो ये एक एमसीक्यू एग्जाम में अक्सर पूछा जा सकता है और पूछा गया है प्रीवियसली जो पेपर्स या जो वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। बाकी चीज़ें जो सी है ना, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था एक दो बार कि ये 5 मार्क्स का पेपर आता है शॉर्ट, जो आती है ना आपके पास क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है 5 मार्क्स का। तो हमने उसको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन होते हैं एनटीएस के एग्जाम के अंदर ना 5 मार्क्स के। तो वो उसको लिखने के लिए भी टाइम रिक्वायर्ड होता है, फिर आपने सोचना भी है, आपने भूलना भी है अंदर, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत आपने राइट लेफ्ट भी देखना है। मैं जो भी आपसे बात करूँ वो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ और मैं प्रैक्टिकल पे बिलीव ही नहीं करता। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं जो अंडरलाइन चीज़ें करवा रहा हूँ एटलीस्ट इसको अपने माइंड में लाजमी रखिएगा, इसको लाजमी याद कर, ताकि अगर 5 मार्क्स का आपको पेपर में ये आ जाए कोई टॉपिक तो उसको आप प्रॉपरली लिख सकें, रादर देन कि आप बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएं इतने हैवी हैवी पैराग्राफ देखने के बाद। क्लियर है जी? अब मैं अब में से कोई बंदा मुझे बता दे जिसको क्लियर हुआ है, ताकि फिर मैं आगे मूव कर। अच्छा सर, ये ट्रीटमेंट के लिए जी सर, ट्रीटमेंट ठीक का है। सेकंड पॉइंट आप वो जरा बता दें, ट्रीटमेंट का सेकंड पॉइंट इफ द सर पेशेंट, ये वाला जो सेकंड। सर जो आपने बात की है उसमें हम लोग क्या पॉइंट्स में देंगे, लाइक हाँ अगर जी, क्लिनिकल फीचर्स वो मांगते हैं तो हम लिखेंगे कि फिटीग है, वीकनेस है, पलर कम्प्लेक्शन है। हाँ देखो खुदा मेरी बात सुनो, इसमें ये है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पूछे हैं कि कॉजेज की बारी, आपने कॉजेज की आपने हेडिंग दिया, उसके बाद आपने क्या किया, कॉजेज की हेडिंग देने के बाद आपने कहा दीज आर दी फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डेथ, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या कोई भी एनीमिया XYZ, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये कि आपने वहाँ पे लिख लिया नंबर 1 लिख लिया। जैसे ही अब मैं ना यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ, देखिएगा मुझे, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ कि पेपर को सॉल्व करना भी एक आर्ट है और एक स्किल है, ठीक जी है। सर। अब देखिए मैं आपको जो चीज़ बताने लगा, नंबर 1 आपने यहाँ पे लिखा कॉजेज लिखे थे, क्योंकि ये मुझे ना लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जी सर। यहाँ पे एक आपने यहाँ पे कॉज लिख लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने जी यहाँ पे लिखा दी आर दी फॉलोइंग कॉजेज इन्वॉल्व इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहाँ पे आपने दी नंबर 1 हेडिंग, क्योंकि वहाँ पे पेपर तो फ्री होते हैं ना, आपको पेपर का तो जी कोई रोल नहीं। यहाँ पे आपने लिखा है जी फटीग, यहाँ पे आपने नंबर 2 हेडिंग दी वीकनेस, ठीक है। जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे सामने इस पैटर्न के ऊपर कोई बंदा पेपर लिख रहा हो, यहाँ पे आपने दे दिया जी पेलर कॉम्प्लेक्शन, यहाँ पे आपने दे दिया जी कोलाइटस, ठीक है जी, डिफरेंट काइंड के टाइप्स आपने दे दिए, ठीक है। अगर मेरे सामने आप इस तरह पेपर कोई बंदा कर रहा हो तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये काजिज आ गई, यहाँ पे मैं टिक का निशान लगाऊँ, फिर मैं क्या करूँगा, अच्छा इसकी ये ठीक है, ये भी होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आगे मैं पढ़ने की जो पैराग्राफ लिखा होगा ना आपने थोड़ा बहुत, मैं पढ़ने की जहमत ही नहीं करूँगा। क्यों? मैंने उसको ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी कि इसके अंदर ये सिम्टम्स या काजेज इन्वॉल्व होती हैं।
हाँ, जी अगर ये चीज में पैराग्राफ से दूंगा तो ढूंढनी पड़ेगी एग्जामिनर, सर, चेकिंग करने वाले को ढूंढना पड़ेगा। जब सही। वो ढूंढेगा तो वो सारी चीज पढ़ेगा। अच्छा सर, आपने कहा कि ये एक शॉर्ट, क्वेश्चन है। जी सर, मैं समझ गई हूँ। एक क्वेश्चन है लाइक 5 नंबर्स का। कॉजेज जो है आपने कहा है 1 2 3, यानी 3 कॉजेज हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल मेल एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस। तो सर अगर हम 5 नंबर में सिर्फ ये 3 लिख देंगे ना जस्ट, तो फिर थोड़ा सा तो इसको डिफाइन करेंगे, जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है कि लो नहीं देखिए इनटेक की वजह से। मेरी बात सुनो उधर। अब मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। कभी भी एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि आयरन डेफिशिएंसी कॉज लिखो। एग्जामिनर आपको शुरू करेगा व्हाट इज एनीमिया, ठीक है, एंड राइट ऑन द ब्रीफ डिस्कशन और आयरन डेफिशिएंसी इन, क्लियर है? सर अब ये बात आप सही है ले, आपकी, उसमें तो फिर हम सारी चीजें पॉइंट्स में लिख देंगे, ठीक जी है ना, जी वो जी तो सही है। यानी वो फिर पता चलता है जी, चले ये 5 नंबर में से कुछ तो मिल देगा। लेकिन इन केस के अगर वो जस्ट कॉजेज मांगता है और वो 5 नंबर दे देता है, तो फिर तो हमें थोड़ा सा एलेबोरेट करना होगा, लाइक जैसे ये पॉइंट्स में है, इतना तो हमें लिखना होगा ना। ये नहीं 5 नंबर्स वैसे तो नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, आई डू एग्री विद यू। देखिए मेरी बात सुनिए। जी हर बंदे हर बंदा जो सा होता है ना, उसका विजन या उसका पेपर टैकलिंग में बताया कि ये आर्ट है, एक स्किल है। आपने किसी की कही हुई बात को इस तरह लेके चलना है, या जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसको इतना मोल्ड करना है, इतना लेके चलना है ताकि उसकी वो चीज़ है एड्रेस हो जाए और आपको भी वहाँ पे एडवांटेज। मैं कॉमन एग्जांपल देता सही। हूँ आपको। बात सुनिए, मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा। अक्सर आप देखा होगा, अगर जब आप लोग बैचलर या मतलब मास्टर, तो आपसे अगर क्वेश्चन के अंदर तो हम डेफिनेशन से लाजमी स्टार्ट करें, क्योंकि हम अगर हमें वो डेफिनेशन आती हो ना, तो इट इज इम्पॉसिबल कि हम उसकी डेफिनेशन ना दें। हम उसकी डेफिनेशन को भी बल्कि दिस दीज इन विच दैट दे आर ना उसको एलेबोरेट कर देंगे, उसको एक्सपैंड कर देंगे, जस्ट बिकॉज कि हमने उसके जो स्टेजेस हैं उसको हमने एक्सपैंड किया बेटर करने के लिए। अब मैंने आपसे लास्ट टाइम शेयर किया था, अब इतनी हैवी ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, अगर कोई बंदा इन टर्मिनोलॉजीज को याद करने बैठ जाएगा तो वो जो एक्चुअल चीज़ है उससे भी वो चले जाएगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक है, वो उर्दू किया होता है और वो ये डिप्लोमा कर रहे हैं, उनसे तो प्रोनाउंसिएशन भी ये प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैं एटलीस्ट ये ज़रूर कहता होता हूँ कि आप कुछ ना लिखने से बेहतर है कुछ लिखना। तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ एग्जाम के अंदर लिख के ज़रूर आए। एग्जामिनर ने एक नंबर तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन में काटना ही काटना है, इन द शेप ऑफ योर हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग की मद में वो कोई ना कोई चीज़ लाजमी आपकी जज करेगा, हाफ नंबर करे या एक नंबर करे। पीछे रह गए 4, अगर आपने बहुत अच्छा लिखा तो वो 4 दे देगा, वरना एवरेज लिखा हो तो वो 3 देगा। लेकिन जिस तरह अगर मैंने आपसे बात की या आपने मुझसे बात की कि सर वो अगर कॉलेज पूछ लेगा तो हम 3 हेडिंग लिख देंगे तो नंबर काम तो नहीं आएंगे। लेकिन जब आप डेफिनेशन ऐड करेंगे, कॉजेज लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली गज़ा के तौर पे हम गज़ा कम ले, तो वो बेसिक जो 2-3 पॉइंट है वो तो आप अंदर लिख दें अगर किसी को याद आते हैं। लेकिन आप ये तो ना हो कि वो बिल्कुल ही ब्लैंक बैठा हो बंदा वहाँ पे। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है आप लोगों से डिस्कस करने का। ये जो ठीक है ट्रीटमेंट सर। ऑप्शन जो है, जी अब देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शन की मैं उधर बात कर रहा हूँ, आप जस्ट जी लिसन टू मी। अब देखें, स्क्रीन आपके पास विजिबल है। अब जी देखना, द सर। करेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टू फाइंड एंड द अंडरलाइन कॉज। अब इसमें इस लाइन को लिखने का कोई जी पर्पस नहीं है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले क्लियर कर सकता हूँ कि अगर जो उसकी काज है ट्रीट कर देंगे तो वो पेशेंट जो है वो स्टेबल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो अगर मैं ट्रीटमेंट में सिंपल यही लिख दूँ
कि पेशेंट को डेली 600 मिलीग्राम फेरस सल्फेट जो है वो दिया जाए या रिकमेंड करते डॉक्टर, तो उसकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। या मैं ये लिख दूं फेरस सल्फेट, यहाँ से मैं शुरू करूं, फेरस सल्फेट इन द डोज ऑफ 600 मिलीग्राम डेली, बस ये उसके ट्रीटमेंट से ढूंढे। इससे बेहतर ये कि उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर क्लियर क्लैरिफाई कर, ठीक हो गया। जी सर, बिल्कुल सही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया था जी, ये सेकंड पॉइंट, वेलकम। सेकंड पॉइंट को एलैबोरेट करते हैं। सेकंड पॉइंट को मैंने इसलिए एलैबोरेट नहीं किया भाई लोगों आपसे कि ये प्लम्बर विंशन सिंड्रोम, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये आयरन की डेफिशिएंसी है। जब आप कुछ शैलो करते हो, इसका मतलब ये बहुत रेयर डिजीज होती है जिसके अंदर आप देख सकते हैं आयरन की जो सप्लीमेंट्री या जो इसोफेगल जो प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को वो आ रही होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लम्बर सिंड्रोम। इसको इतनी डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 से 4 बताए हैं, अंडरलाइन करवाए हैं, इसको काइंडली आप कर लें, बेहतर देन कि आप, अगर आपने करना है, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप कुछ ना लिखें, इससे बेहतर है कि आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ लिखें एग्जाम के अंदर। क्योंकि जब इतनी हैवी एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आपको सिर्फ 1 या 2 दिन मिलेंगे ना याद करने के लिए, फिर आपके पास रिपीट करने के लिए, याद तो नहीं, रिपीट करने के लिए, तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा हम किसको छोड़ें, हम किसको करें। क्यों? क्योंकि NTS का जो रोल नंबर स्लिप है, डे शीट तो आ जाती है पहले, तकरीबन मैक्सिमम 8 to 10 डेज पहले आएगी, और NTS की जो रोल नंबर स्लिप है वो तकरीबन आपको 2 से 3 दिन पहले मिल रही होती है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी का माइक ऑन है। यार नदीम, मेरा ख्याल आप ही का था। अच्छा, मेरा सिर्फ पॉइंट आप लोगों से ये है, आप एटलीस्ट जो मैं चीज़ों आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ उसकी सेपरेट नोटबुक बना के वहाँ पे अपने नोट्स बना लें, कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं, ताकि जब आप पेपर के नज़दीक जाएं तो आप उसको रीड आउट कर सकें। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा एक्सपीरियंस इन चीज। सर जी जी बोलो। सर आप कोई हमें गेस दे देंगे कि ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर्स के बिहाफ पे? नहीं, मिर्ज़ा शाहज़ेब भाई, मैं ऐसा जी कोई नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं कभी भी आपको मिस गाइड नहीं करूंगा। जो जिस चीज़ का मुझे पता होगा मैं आपको वही बताऊंगा, जिस चीज़ का मुझे नहीं पता मैं आपको नहीं बताऊंगा, और ना ही आपको मिस गाइड करूंगा, ना ही मैं आपको ये नारा लगाऊंगा कि जनाब आप ये चैप्टर कर लें इसमें से आ जाएगा, ये चैप्टर कर लें इसमें से नहीं आएगा। मैं जो आपको हेल्प आउट करूंगा वो 2 चीज़ों में कर रहा हूँ। फर्स्ट में आपको मैं हेल्प आउट कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको आपके जो स्टडी करवा रहा हूँ वो प्रॉपर करवा दूँ, जो इम्पोर्टेंट है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं क्लियर कर चीज़। वन थिंग। जी जी सेकंड थिंग, जो आपके मैं टेस्ट लूँ ना वो इस पैटर्न पे लूँ और वो इतने फ्रिक्वेंटली लूँ, इतने कंसिस्टेंटली लूँ कि आपको एटलीस्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ना, इसको जी याद सर करने की या इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत ना लें। जी सर जारी मैं आपको अपने स्टूडेंट को हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के आगे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, हम्बली ये मेरा माइंड है, मेरी ये रिक्वेस्ट है अल्लाह ताला के आगे, या मैं उसके आगे मतलब बहुत आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को इतना, मेरी कोशिश होती है कि मैं इतना उसको मतलब एफर्ट करवा दूँ, उसको इतनी मैं उसको याद करवा दूँ चीज़ें, इतने टेस्ट ले लूँ कि उसको ये उसके माइंड में ये चीज़ आए ही ना कि यार मेरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तैयारी नहीं है। जी मैं सर मुझे सिर्फ आप लोगों से एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि काइंडली आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो मैं स्टडी करवा रहा हूँ और जो मैं टेस्ट ले रहा हूँ ना उसको आप एटलीस्ट टेस्ट लाजमी दें, नहीं भी आता फिर भी दें आप। जी उसकी सर टेस्ट तो रीज़न ये मस्ट है है। कि, हाँ, इसकी रीज़न ये है
जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, अपने आप को इवेलुएट नहीं करेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम इस वक्त किस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं। जी जी सो मैं बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, मेरी ये मोदबाना ये रिक्वेस्ट है, आप काइंडली काइंडली टेस्ट लाजमी दिया करें जो भी मैं कंडक्ट करवाऊँ इन फ्यूचर, ताकि आपकी तैयारी हो सके, क्योंकि जब आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। अच्छा सर, एक और बात, ये भी जी। गाइड कर दें हमें कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तो ओपन हो रहे हैं ये 15 जुलाई से, तो ये इंस्टीट्यूट भी ओपन हो रहा है कि नहीं? देखो शाहजेब, मैं मेरी ना बात एक बार ना बड़े माइंड के साथ ना एक ब्रेन में अपने बिठा लो अपनी बात। जी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें, जी जी जो भी कॉलेज को इंफॉर्मेशन आई फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कहीं से भी आई, जी कॉलेज जी ओपनिंग की, कॉलेज ओपनिंग नहीं की, एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की, एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की, कोई भी इंफॉर्मेशन जो जी कंक्रीट हुई, कंक्रीट से मुराद ये है कि जो अथेंटिक हुई, वो जी आपसे जी कॉलेज ऑटोमेटिकली शेयर कर लेगा। जी सर। इसीलिए मैं जब तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है इस कॉलेज के साथ, जॉब का या टर्न्योर है, मैंने इस कॉलेज की मैनेजमेंट या इस कॉलेज के जो लोग हैं, जिससे इनको कभी किसी स्टूडेंट का नुकसान करते नहीं देखा है। जी सर। सिर्फ इसीलिए कि और इसने सर कोई फीस लेनी है या कोई ऐसी बात करनी है। इब्तिहाज जरा वेट करो, मैं इसकी बात का आंसर दे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है आपसे कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इजी रहें, चिल रहें, जो पढ़ाया जा रहा है कि आप अपना काम पूरा करें। जब कॉलेज के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, कोई ऐसी चीज़ आएगी ओपनिंग की या जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, आपसे डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे तो हमने किसी के साथ शेयर करनी है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ। तो जी मैं सर थैंक यू। आपका क्वेश्चन वैलिड है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाकी सब लोगों को भी ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप रिलैक्स रहें, बिल्कुल इजी रहें। जैसी कोई इंफॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग एनीथिंग, रिगार्डिंग एग्जाम, रिगार्डिंग जो कुछ भी आएगा, मैं या अगर अब नहीं मैसेज का रिप्लाई कर पाता अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल, मैडम महीन है यहाँ पर, वो आपको रिप्लाई कर देंगी, या मतलब आपको आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने हमेशा ये लोगों को कहता होता हूँ कि जो आपका काम है ना, आप वो करें। आप अगर आपको ये कॉलेज है ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है कॉलेज का? मैं देखिए, ज़रूरी नहीं कि मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ तो मैं आपको स्टडी किया तो मैं इसकी तारीफें शुरू कर दूँ, लेकिन मैं इस कॉलेज की एक प्लस पॉइंट देखा है कि अगर किसी का फ़ायदा नहीं करते हैं ना, जी अगर सर। ये लोग किसी का फ़ायदा नहीं करते तो ये लोग किसी का नुकसान भी नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस के बंदा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी का मारता है। समझ आ जी गई सर मेरी बात थैंक यू। आपको? जी सर थैंक यू। हाँ, तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहो, हम जो भी इंफॉर्मेशन आएगी हमारे तक, हम आपसे डेफिनेटली शेयर करें। ठीक हो गया? जी सर। क्लियर। अच्छा जी, एक थी स्टूडेंट इब्तिहाज जमान, उसका कोई सर क्वेश्चन था वो। जी जी जी। सर, मैंने आपसे ये एग्जाम का ही पूछना था कि अभी तो ओल्ड फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए, तो सर हमारे कब होंगे? हाँ, वेल पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखो, अब फिर देखना वो टॉपिक स्टडी से हटके कहीं आगे निकल जाता है, फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। अब मैं आपको माइनस की बात बता दूंगा ना, वो आपको समझ ही नहीं आएगी। मैंने 2015 से 17 में ये जो आप वाला डिप्लोमा है ये पास आउट किया था, एंड आई एम द पाइनियर एंड द फर्स्ट स्टूडेंट जिस जो फार्मेसी टेक्नीशियन, जिसने जो आप लोग कर रहे हो इसके फाइनल बैच में मैं था। कॉलेज की बात नहीं कर रहा, फार्मेसी काउंसिल की बात कर रहा हूँ, जब उस वक्त ये नया नया स्टार्ट हुआ था, एंड आई वाज अ पाइनियर। तो मेरा जो सेशन था वो 15 से 17 का था। ठीक हो गया। अब 15 तो मैंने ज्वाइन किया अक्टूबर में, मेरा एग्ज़ाम हुआ 16 के दिसंबर में। ठीक हो गया, मैंने पास आउट कर लिया। उसके बाद मैं 17 में चला गया।
2017 में मेरे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए दिसंबर में जाके, मैंने उसे पास आउट कर दिया। अब इशू क्या आया? इशू ये आया कि आपके जो एग्ज़ाम हैं फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी जो ए कैटेगरी है, फॉर्म डी, बी, उसके भी एग्ज़ाम फार्मेसी काउंसिल लेती है। उसकी सप्ली आई, उसके एग्ज़ाम भी उन्होंने लेने हैं, उनके थ्रू सारा काम होना है। उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन जो आप लोग कर रहे हो, कैटेगरी बी के एग्जाम कौन लेते हैं? एनटीएस। पहले मैं एक का आंसर दे दूं फिर आपकी बात सुनता हूँ। एनटीएस लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, अब होता ये है कि फार्मेसी कौन सा